देखिए बीजेपी तो बिल्कुल यूँ कहा जाए कि नीतीश कुमार की बैसाखी पर है। दिल्ली में भी उन्हीं की बैसाखी पर है और बिहार में भी उन्हीं की बैसाखी पर है। हर क्षेत्र में आज अगर देखा जाए तो बिहार सबसे निचले पायदान पर है। देखिए मोदी जी को जब कोई राज्य में चुनाव होता है तब उस राज्य का पिछड़ापन याद आता है, वहाँ की गरीबी याद आती है, वहाँ की बेरोजगारी याद आती है और विकास की बात याद आती है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM में आपके साथ नफीसा खान। बिहार के अंदर विधानसभा चुनाव इस साल के अंत में होने हैं, लेकिन उससे पहले ही सियासी सुगबुगाहट तेज हो चुकी है। नेताओं की बयानबाजी से माहौल और ज्यादा गर्मा चुका है। हिंदू का मुद्दा या फिर जातीय मुद्दे के समीकरण बनते बिगड़ते फिलहाल अभी से ही नजर आने लगे और ऐसे में कांग्रेस पार्टी ने एक और दांव चल दिया है। प्रदेश का अध्यक्ष बदलकर यानी कि दलित कार्ड भी कांग्रेस पार्टी ने खेल दिया। अब जब जातीय समीकरण के तोड़ के लिए एनडीए कहीं ना कहीं हिंदुत्व के मुद्दे को गरमा रहा है, तो वहीं समझना यह भी होगा कि क्या एनडीए में सब कुछ ठीक ठाक है या फिर एनडीए के साथ साथ इंडिया में भी कुछ हलचल तेज है। ऐसे में बातचीत करते हुए समझते हैं कि बिहार की राजनीति क्या पूरे देश की राजनीति को प्रभावित करने वाली है, क्योंकि बिहार में चुनाव है तो सवाल ये भी है कि बिहार में काबा कौन किसके साथ है, कौन किसका खेल बिगाड़ता है। मेरे साथ इस वक्त बातचीत करने के लिए कांग्रेस के बिहार के कटिहार से सांसद तारिक अनवर जी हैं। उनसे समझते हैं, जो उससे पहले मंत्री भी रहे राज्य के अंदर और अब संसद के अंदर बिहार से लेकर देश के मुद्दों को उठा रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। धन्यवाद। 4 PM पर पहली बार जुड़े हैं, लेकिन सियासत में आप पुराने हैं और बिहार की सियासत में तो आपने लगभग सब कुछ देखा है, बारीकी से समझ रहे हैं, लेकिन हालात कुछ बदले हुए दिखाई दे रहे हैं। शुरुआत इससे करते हैं सर कि बिहार के अंदर धर्म, जाति और नेताओं की जो जुबानी जंग है, इससे क्या समझा जाए कि बिहार का चुनाव शुरू हो चुका है? तो देखिए तैयारी तो सभी पार्टियां कर रही हैं और अब मुश्किल से 8 महीना चुनाव में बचा है और इस 8 महीने में तैयारी करनी है और मैदान में सब लोग को उतरना है। तो जिसकी जो ताकत है, जिसका जो संगठन है, वो अपने हिसाब से उसको तैयार कर रहा है, मोबिलाइज कर रहा है। तो हमारी पार्टी कांग्रेस पार्टी भी जो है उस काम में लगी है और अभी जो आपने कहा कि हमारे यहाँ नए अध्यक्ष बनाए गए हैं, वो भी उसी कड़ी से जुड़ा हुआ है और मैं समझता हूँ कि आने वाला जो चुनाव है वो तो चुनौतीपूर्ण है, इससे कोई इनकार नहीं कर सकता, लेकिन हम लोग बहुत आशावादी हैं और हम लोग ये समझते हैं कि इस बार, क्योंकि पिछली बार थोड़ी कसर रह गई थी और इस बार हम लोगों की कोशिश रहेगी कि वो कमी ना रहे और वहाँ इंडिया गठबंधन की सरकार बने। जी सर, बिहार के चुनाव पर पूरे देश की निगाहें रहती हैं और ऐसे में सवाल इंडिया अलायंस को लेकर है। आपने प्रदेश अध्यक्ष बदला और दलित कार्ड एक तरीके से चल दिया। क्या कांग्रेस पार्टी के इस गणित से एनडीए का खेल बिगड़ने वाला, उनका समीकरण बदलने वाला है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखिए कार्ड कुछ ऐसा जानबूझ के किया गया ऐसी बात नहीं है, लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी सभी को लेकर चलने में विश्वास करती है। हर धर्म, हर जाति, हर बिरादरी को हम हमेशा मौका देते हैं, बारी बारी से सबको अवसर मिलता है। अभी कल तक हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे वो उच्च जाति से उनका संबंध था और वो राज्यसभा के मेंबर हैं, बहुत वरिष्ठ थे। तो अब जब हम चुनाव के मैदान में उतर रहे हैं तो एक जो रणनीति होती है, उस रणनीति के तहत हम लोगों ने राजेश राम जी को अध्यक्ष बनाया है, हाईकमान ने बनाया है और उम्मीद है कि उनके बनने से समाज के जो कमज़ोर वर्ग के लोग हैं उनको संगठित करने में मदद मिलेगी। बिल्कुल, आपके इस कदम से कांग्रेस बिहार में मजबूत होगी, लेकिन क्या एनडीए की मुश्किलें आपने बढ़ा दी? खासकर पीएम मोदी और बीजेपी जिस तरीके के दावे करती है, जिस तरीके के सबके साथ सबके विकास के नारे को गढ़ने की कोशिश करती है, तो दलित कार्ड से बीजेपी की टेंशन बढ़ गई। देखिए बीजेपी तो बिल्कुल यूँ कहा जाए कि नीतीश कुमार की बैसाखी पर है। दिल्ली में भी उन्हीं की बैसाखी पर है और बिहार में भी उन्हीं की बैसाखी पर है। जिस दिन वो बैसाखी हटा ली जाएगी तो उस दिन भारतीय जनता पार्टी का भविष्य अंधकार में हो जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि आने वाले समय में भारतीय जनता पार्टी को तो चुनौती है ही है। भारतीय जनता पार्टी आज से नहीं, पिछले 40 साल से उनका प्रयास है कि उनके नेतृत्व में, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में मुख्यमंत्री
बनाया जाए या मुख्यमंत्री उनका बने, लेकिन उनका ये सपना अभी तक साकार नहीं हुआ है और हमेशा उनको किसी न किसी का सहारा लेने की ज़रूरत पड़ जाती है। लेकिन इस सहारे के दौरान ही सर पीएम मोदी नीतीश कुमार को लाडले मुख्यमंत्री कहते हैं। अब वो लाडले हैं या फिर मजबूरी बन चुके हैं बीजेपी के लिए? देखिए, लाडले मेरा इसलिए उन्होंने कहा कि कमज़ोर मुख्यमंत्री है और उनको तब तक उनको मुख्यमंत्री बनाए रखा जाएगा भारतीय जनता पार्टी की ओर से या नरेंद्र मोदी जी की ओर से, तब जब तक उनका मकसद पूरा नहीं हो जाता है। वो भी जानते हैं, मोदी जी भी, कि अगर नीतीश कुमार उनके गठबंधन से बाहर हो जाएंगे तो बिहार में उनका अस्तित्व बचाना मुश्किल हो जाएगा। जी सर, बिहार के अंदर जिस तरीके से हम देख रहे हैं कि एनडीए के नेताओं की बयानबाजी अलग अलग आ रहे हैं। बीजेपी के नेता जिसे कहते हैं कि हम अपनी दम पर, अपने बल पर सरकार चाहते हैं बिहार में, तो क्या ये माना जाए कि नीतीश कुमार की कंडीशन, उनके हालात भी बिल्कुल महाराष्ट्र जैसे हो जाएंगे जैसे एकनाथ शिंदे जी के हो गए? कोशिश तो भारतीय जनता पार्टी करेगी, हमेशा करती आई है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी की जो पॉलिसी है, जो उनकी नीति है, वो लोगों को इस्तेमाल करने की है, चाहे वो पॉलिटिकल पार्टी हो या व्यक्ति हो। तो जब जिसकी ज़रूरत होती है उसको इस्तेमाल कर लेते हैं, फिर उसको दूध की बग्गी की तरह बाहर कर देते हैं। तो वहाँ अभी जैसे महाराष्ट्र में हुआ, हो सकता है कि वो फार्मूला बिहार में भी इस्तेमाल करने की कोशिश करेगी। जी, लेकिन बिहार में बीजेपी के तमाम नेता जाते हैं, अमित शाह जी जाते हैं तो वो कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में राम मंदिर बन चुका है, बिहार की बारी है जहाँ पे माँ सीताराम का मंदिर बनवाना है, वो जो कि बीजेपी ही संभव कर सकती है। मोदी जी जाते हैं, वो जंगल राज वाला प्रहार कर कर आते हैं। देखिए, जहाँ तक मंदिर बनाने का सवाल है, ये भारतीय जनता पार्टी जानती है कि हम असली मुद्दों पर चुनाव नहीं जीत सकते हैं। बिहार में की जो असल समस्या है वो है गरीबी है, बेरोजगारी है, भ्रष्टाचार है। ये तमाम चीज़ें जो है वो एक प्रकार से बिहार के विकास में रुकावट है और वो इसका जवाब नहीं दे पाते हैं। एनडीए सरकार या डबल इंजन की सरकार, ये उनके पास कोई दलील नहीं है कि वो कहे कि हमने 20 साल में ये काम किया है, ये कार्य किया है, इस क्षेत्र में काम किया है। हर क्षेत्र में आज अगर देखा जाए तो बिहार सबसे निचले पायदान पर है। स्वास्थ्य को ले लीजिए, शिक्षा को भी लेना हो ले लीजिए। तो वैसी हालत में मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास मंदिर के लेकर या हिंदू मुसलमान को लेकर और कोई उनके पास कोई विकल्प नहीं है, कोई दूसरा एजेंडा उनके पास नहीं है। और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि पूरे देश के पैमाने पर एक तरह से धार्मिक उन्माद पैदा करने का प्रयास हो रहा है। और सिर्फ इसलिए कि बिहार का चुनाव है, उससे पहले पूरे देश के अंदर एक सांप्रदायिक माहौल तैयार करने की कोशिश हो रही है। जी बिल्कुल, और ये माहौल पूरे देश में देखने को मिल रहा है। सिर्फ बिहार जीतना आसान नहीं है, इसीलिए क्या हिंदुत्व के मुद्दे को इतना भुनाया जा रहा है, गरमाया जा रहा है? क्योंकि बाबा जाते हैं, वो हिंदू राष्ट्र की बात करते हैं। बीजेपी के विधायक नेता भी कहते हैं कि बिहार राज्य हिंदुत्व राज्य है, देश को हिंदू राष्ट्र घोषित कर देना चाहिए। देखिए, इससे एक बात तो साफ जाहिर होती है कि जो डबल इंजन की सरकार है वो अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है और इसीलिए बाबा लोगों का भी सहारा लिया जा रहा है, धार्मिक माहौल का सहारा लेने की कोशिश है, मजहबी जुनून लोगों के अंदर पैदा करने का प्रयास है। तो ये इसीलिए वो वही पार्टी करती है या वही लोग करते हैं जिनके पास विकास को लेकर, उन्नति को लेकर कोई उनके पास मुद्दा नहीं होता है, तो वही भटकते हैं और इस तरह का सहारा लेते हैं। जी सर, डबल इंजन सरकार कुशासन की, शासन की बहुत बात करता है, चाहे वो हमला करे विपक्ष पे या फिर अपने आप को अपनी उपलब्धियां गिनवाए। लेकिन डबल इंजन सरकार के कार्यकाल में हमने देखा कि राजधानी में दंगे हो जाते हैं, महाराष्ट्र में हिंसा भड़क जाती है, संभल यूपी के अंदर तो आए दिन इस तरीके की खबरें आती हैं। लेकिन बावजूद इसके कहा जाता है कि माफिया डरता है, मिट्टी में मिला देते हैं। तो इसको क्या समझा जाए? इसके पीछे नाकामी केंद्र सरकार की या राज्य सरकार की? देखिए, लोगों के अंदर डर और खौफ पैदा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करती है। आज जो देश के अंदर एक माहौल है, वो लोग डरे हुए हैं, खौफजदा हैं, किसी भी धर्म जाति के हो। हिंदुओं को मुसलमानों से डराया जा रहा है, मुसलमानों को हिंदुओं से डराया जा रहा है।
जो दूसरे अल्पसंख्यक हैं, दलित हैं, उनको डराया जा रहा है। तो ये इस डराने का सिलसिला भारतीय जनता पार्टी हमेशा करती है, जबकि इस देश के अंदर 80% हिंदू है, लेकिन उनको मुसलमानों से, अल्पसंख्यक से उनको डराया जा रहा है। तो ये खौफ जो पैदा किया जा रहा है, ये इसलिए कि हिंदू डर के मारे वो भारतीय जनता पार्टी को वोट दे दें। सर, आप बिहार की राजनीति से आते हैं और महाराष्ट्र की राजनीति में औरंगजेब का मुद्दा काफ़ी गरमाया, हिंसा भी भड़की, लेकिन इस पूरे विवाद को लेकर संघ और एनडीए के जो सहयोगी हैं वो बीजेपी को बार बार चेता रहे हैं, नसीहत दे रहे हैं, लेकिन बावजूद इसके बीजेपी के नेताओं के जो भड़काऊ बयान है, ये बयानबाजी थम नहीं रही। क्या समझा जाए, बीजेपी आखिर किस हिंसा को भड़काना चाहती है, फिर बीजेपी का मकसद क्या है इन तमाम मुद्दों के पीछे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमेशा गड़े मुर्दे उखाड़ने में विश्वास करती है। औरंगजेब को उनके निधन को या उनके गुजर जाने को लगभग 400 साल हो गए, और 400 साल के बाद उनकी कब्र को खोदने की बात चल रही है। तो ये किस लिए हो रही है? इसीलिए हो रही है ताकि लोगों के अंदर एक उन्माद पैदा किया जाए, एक माहौल बनाया जाए। और जैसा मैंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इस बात को अच्छी तरह महसूस करती है कि अगर हम धार्मिक उन्माद नहीं पैदा करेंगे तो बिहार का चुनाव जीतना मेरे लिए मुश्किल होगा। जी सर, बिहार के अंदर कई सरकारें आई और गई, कई गठबंधन बने और बिगड़े, लेकिन विकास की जो स्थिति है बिहार की, उसमें कुछ खास फर्क देखने को नहीं मिला, जबकि पीएम मोदी विकसित भारत के संकल्प की बात करते रहते हैं। देखिए, मोदी जी को जब कोई राज्य में चुनाव होता है तब उस राज्य का पिछड़ापन याद आता है, वहाँ की गरीबी याद आती है, वहाँ की बेरोज़गारी याद आती है और विकास की बात याद आती है। तो जब बिहार का चुनाव आ रहा है तो बिहार की सारी बात उनको याद आ रही है। हालांकि कोई लोग भूले नहीं हैं, बिहार के लोग नहीं भूले हैं कि 2015 में जब मोदी जी प्रधानमंत्री की हैसियत से बिहार गए थे विधानसभा के चुनाव में, तो उस समय उन्होंने ऐलान किया था कि हम बिहार को एक बड़ा आर्थिक पैकेज दे रहे हैं, और लगभग 1,25,000 करोड़ का पैकेज उन्होंने ऐलान भी किया था। वो पैकेज आज तक नहीं पहुंचा, कहाँ रास्ते में खो गया मालूम नहीं है। तो अब चुनाव आ रहा है तो नए पैकेज अनाउंस हो गए, नई गारंटी दी जाएगी, नई बातें कही जाएगी और विकास की चर्चा होगी। लेकिन हकीकत क्या है? हकीकत ये है कि आज भी बिहार एक बीमारू राज्य के नाम से जाना जाता है। आज भी उसकी जो हैसियत है पूरे देश के अंदर, जो प्रगतिशील विकसित राज्य है, उनकी पंक्ति में बिहार कहीं नहीं खड़ा होता है। जी सर, बिहार के अंदर चुनाव, लेकिन चुनाव से पहले हम देख रहे हैं कि नेताओं के बयान खूब सामने आ रहे हैं। आपराधिक मामले एक के बाद एक आ रहे हैं। अभी आपने बयान भी दिया था कि कैसे बड़े बड़े अधिकारी इस अपराध का सामना कर रहे हैं, उनकी दिन दहाड़े हत्या कर दी जाती है। इसका असफलता प्रशासन की, शासन की मानी जाए या फिर उनकी लापरवाही इसके पीछे है? देखिए, ये तो हमेशा लालू जी के जंगल राज की बात करते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि आज जिस तरह का वहाँ माहौल है वो जंगल राज से भी बदतर है। और लोगों को प्रशासन पर कोई विश्वास नहीं, पुलिस पर विश्वास नहीं, और लोग अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रहे हैं बिहार के अंदर। कभी भी किसी के साथ कोई भी घटना हो सकती है। लेकिन क्या ये बड़ा मुद्दा बन पाएगा चुनावों के दौरान? बिल्कुल बनेगा। देखिए, बिहार के लोगों ने 20 साल तक ये, मैं समझता हूँ कि किसी भी व्यक्ति को या किसी भी पार्टी को इतने लंबे अरसे तक शासन करने का मौका नहीं मिला था। ये पहली बार नीतीश जी है जो 20 साल से लगभग मुख्यमंत्री की कुर्सी पर बैठे हैं। तो 20 साल में तो कहाँ से कहाँ राज्य पहुँच जाना चाहिए था। अगर बिहार में विकास का काम होता, अगर विकास की गंगा बहती, तो आज बिहार नंबर 1 का स्टेट होता। लेकिन आज भी जैसा मैंने कहा कि बिहार की जो स्थिति बहुत दयनीय है दूसरे राज्यों की तुलना में। जी सर, नीतीश और मोदी की जोड़ी कहा जाता है, हालांकि उस जोड़ी भी विकास नहीं कर पाई बिहार के अंदर। बिहार के अंदर कई मुद्दे ऐसे हैं, चाहे वो माफियाओं की बात कर ले, अपराध की बात कर ले, लेकिन ये मुद्दे चुनावों के टाइम गायब दिखाई देते हैं, और इस टाइम तो हिंदुत्व के मुद्दे को खूब भुनाया जा रहा है। क्या कुछ बड़ा मुद्दा कांग्रेस पार्टी इस चुनाव में उठाने वाली है? और हम देख रहे हैं कि दूसरी तरफ कन्हैया कुमार के नेतृत्व में आप लोगों ने पलायन रोको, रोजगार दो यात्रा भी निकाल रहे हैं। इस यात्रा से क्या आप युवाओं को लामबंद कर पाएंगे और क्या इसका फायदा चुनावों में आपको मिलेगा? देखिए, कोशिश तो हम लोगों की रहेगी,
और जहाँ तक के कन्हैया जी का सवाल है, आप सब लोग जानते हैं कि कन्हैया जी कांग्रेस के अंदर जो हमारा छात्र संगठन है उसके प्रभारी भी हैं वो, और उस हैसियत से भी वो तमाम देश का दौरा करते रहते हैं, छात्र और नौजवानों को संगठित करते रहते हैं। अभी उनको बिहार में काम करने का मौका मिला है, या बिहार में वो केंद्रित अपने आप को कर रहे हैं, क्योंकि बिहार का चुनाव है, हर पार्टी कर रही है तो हमारी पार्टी भी कर रही है, तो उनके दौरे से यकीनन फ़र्क पड़ेगा, तब्दीली आएगी, नौजवानों में एक नई चेतना आएगी, ऐसा मैं समझता हूँ। लेकिन सर, कांग्रेस के जो एक के बाद एक बड़े कदम देखने को मिल रहे हैं बिहार के अंदर, उससे आरजेडी की मुश्किलें नहीं बढ़ रही? क्या आप पे इंडिया अलायंस में एक फूट पड़ती दिखाई देगी इस पूरे फैसले से? बिल्कुल नहीं है। आरजेडी उनका संगठन है, उनकी अलग पार्टी है, और वो अपनी पार्टी को मजबूत करने में लगे हैं। उनके जो नेता है, चाहे वो तेजस्वी यादव हो या और कोई हो, वो पूरे बिहार का दौरा कर रहे हैं और अपने संगठन को मजबूत कर रहे हैं। ठीक उसी तरह से हम लोग भी, कांग्रेस पार्टी भी अपने संगठन को मजबूत करेगी। और लेकिन जब हम चुनाव में जाएंगे तो एक दूसरे को तो सहयोग करेंगे, समर्थन करेंगे और एक दूसरे की मदद करेंगे। साथ में चुनाव लड़ेंगे। साथ में हम लोग चुनाव लड़ेंगे। तो अभी तक जो मेरा अंदाज़ा है और मेरी जो राजनीतिक सोच है वो यही बताती है कि इस मौके पर जब हम चुनाव से मात्र 6 महीना दूर हैं, तो ऐसी हालत में कोई नया फार्मूला या नया एक्सपेरिमेंट करने का समय नहीं है। हमको कोशिश करनी होगी कि जो भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी पार्टियां हैं उनको संगठित किया जाए, गोलबंद किया जाए। तो क्या कांग्रेस बड़ी भाई की भूमिका में नजर आएगी? देखिए, बड़ी भाई और छोटी भाई नहीं होता है। अलायंस जब होता है तो हम लोग सब लोग मिलकर चुनाव लड़ते हैं। एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बनेगी और उस कोऑर्डिनेशन कमेटी पे जो भी फैसला होगा वो सभी पार्टी पर लागू होगा। सर, इंडिया अलायंस के मुद्दे एक जैसे हैं, लेकिन एनडीए में फूट नजर आ रही है। चेहरे को लेकर लड़ाई भी है कि नीतीश कुमार फिर से चेहरा बनेंगे या फिर इस बार बीजेपी कोई खेला कर देगी। क्या इस फूट का खामियाजा एनडीए को चुनाव में भुगतना पड़ेगा? आपकी क्या गणित है? देखिए, उनके अंदर क्या होगा क्या नहीं होगा ये तो अभी नहीं कहा जा सकता। यकीनन ये बात सही है कि नीतीश कुमार को लेकर एनडीए के अंदर एक पूर्ण विचार, एक रीथिंकिंग जिसको कहते हैं, वो हो रहा है। और ऐसा लोग मान रहे हैं एनडीए के अंदर कि नीतीश जी की सेहत भी अच्छी नहीं है, उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है, और वो आगे 5 साल मुख्यमंत्री के पद पर चल पाएंगे कि नहीं चल पाएंगे ये कहना मुश्किल है। उन तमाम परिस्थितियों को देखते हुए और साथ ही साथ जो भारतीय जनता पार्टी की जो एक क्या कहते हैं उसको, महत्वाकांक्षा वो है, वो चाहते हैं कि हमारी सरकार बने, हमारे नेतृत्व में सरकार बने, तो वो कोशिश करेंगे। लेकिन हमको नहीं लगता है कि बिहार की जो राजनीतिक परिस्थिति आज है उसमें भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने दम पर कुछ कर सकती है। मोदी जी का चेहरा वहाँ नहीं चलने वाला? बिल्कुल नहीं। देखो, 2015 में नहीं चला, 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी जी, और 2015 में जब वहाँ विधानसभा का चुनाव हुआ तो बिहार से चुनाव हार गए थे वो। तो बिहार एक बहुत राजनीतिक सूझबूझ वाला स्टेट है। जाति समीकरण से ही सिर्फ काम नहीं चलेगा, क्योंकि वहाँ बहुत सारे मूवमेंट हुए हैं। गांधी जी का मूवमेंट हुआ है चंपारण में, फिर जेपी मूवमेंट वहाँ हुआ है, ऐसे कई मूवमेंट हुए हैं वहाँ छात्र नौजवानों का। तो लोग राजनीतिक सूझबूझ जितनी बिहार के अंदर है, हमको लगता है कि बहुत कम राज्यों में होगा। जी सर, फर्जी वोटर लिस्ट का मुद्दा राहुल गांधी ने संसद में भी उठाया, और इसको लेकर विपक्ष में ये डर भी है कहीं ना कहीं कि बिहार चुनाव से पहले इस तरीके का खेला प्रशासन शासन मिलकर ना कर दे। क्या आपको डर है, या वाकई आपको लगता है कि फर्जी वोटर लिस्ट बिहार के लिए भी तैयार की जा रही है? बिल्कुल। देखिए, भारतीय जनता पार्टी का ऐसा है कि उनका विश्वास लोकतंत्र में नहीं है। वो हर हालत में वो अपना शासन चाहते हैं, अपनी हुकूमत चाहते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत सारे राज्यों में जहाँ कांग्रेस से जीत कर आई या विपक्ष जीत के आया, उन सरकारों को गिराने का काम भारतीय जनता पार्टी ने किया।
और जबकि जनता के द्वारा उनको मैंडेट मिला था, कांग्रेस पार्टी को मैंडेट मिला था कि वहाँ 5 साल की सरकार चलाए, लेकिन उन सरकारों को ज़बरदस्ती पैसे के बल पर, ईडी के बल पर और कहीं कहीं किसी न किसी बहाने से वहाँ लोगों को दबाने की कोशिश की गई। और आज भी विपक्ष पर आप लगातार देख रही हो कि ईडी के द्वारा दबाव बनाने का प्रयास हो रहा है और लोगों को डराया जा रहा है, खौफजदा किया जा रहा है। जी सर, मैं आखिरी सवाल आपसे ले रही हूँ। बिहार के अंदर विपक्ष और कांग्रेस पार्टी कितनी उम्मीद में है कि इस बार आप एनडीए को मात दे देंगे और इस बार सरकार का परिवर्तन होना तय है? देखिए, जैसा मैंने कहा कि पिछली बार बहुत कम संख्या रह गई थी और एकदम हमारी सरकार बलते बलते हम रह गए। उसमें कांग्रेस पार्टी का दोष ज़्यादा है क्योंकि हमारा जो स्ट्राइक रेट था वो बहुत कम था। 70 सीटों पर हम लड़े थे, मात्र 19 सीटों पर जीत पाए थे। इस बार हम प्रिकॉशन लेंगे और हमारी कोशिश होगी कि हम जितने भी सीट पर लड़े हमारा स्ट्राइक रेट ज़्यादा से ज़्यादा हो और जो नई सरकार बने उसमें कांग्रेस का बड़ा योगदान हो, ये हमारा प्रयास रहेगा। सर धन्यवाद हमें समय देने के लिए और हमसे चर्चा करने के लिए, यहाँ तक कि बिहार की राजनीति को बारीकी से समझाने के लिए। बिहार के अंदर चुनाव है और चुनावों को लेकर बिहार पर सबकी निगाहें हैं, लेकिन आने वाले समय में एनडीए या फिर इंडिया किसकी रणनीति कितनी भारी पड़ने वाली है और बिहार में कौन सरकार बनाएगा, इसको लेकर इंतजार करना होगा। लेकिन इससे पहले ही बिहार के अंदर कई मुद्दे ज्वलंत होते हुए दिख रहे हैं। इस पूरी बातचीत को लेकर आपकी राय क्या जरूर साझा कीजिएगा। देखते रहिए 4PM, मैं थी आपके साथ नफीसा खान।